सो टू स्टार्ट विथ, जीएसटी आया कब? 1 जुलाई 2017 जब ये आया, सो नॉर्मल आदमी क्या देखा कि 12 बजे इन द पार्लियामेंट, रात को 12 बजे घंटी बजा और जीएसटी आ गया। 30 जून को पता नहीं क्या था, 1 जुलाई से जीएसटी आ गया। सर ऐसा नहीं है, जीएसटी आने में 17 साल लग गया, राइट? सो होल वर्किंग हैज बीन डन फॉर लास्ट 17 years एंड फाइनली जीएसटी केम फॉर अस। सो अब आज अपने बात कर रहे हैं कंस्टिट्यूशन के बारे में, राइट? सो पावर ऑफ टैक्सेशन वो कंस्टिट्यूशन में कहाँ है? सो इट्स आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल 265 जो बोलता है taxes not to be imposed save by authority of law. So no tax shall be levied or collected except by the authority of law. The power to levy tax has been allocated between the parliament, that is central, and state, that is state. जो अपना let's say बंगाल में है अलग स्टेट, गुजरात में अलग स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर। फ्रेंड्स यहाँ रुकते हैं, समझते हैं कि जीएसटी आने के पहले भी तो ये था, जीएसटी आने के बाद क्या हो गया? सो अगर हम नोटिस करें, जीएसटी आने के पहले सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स सेंट्रल लगाता था। सो द एंटायर सर्विस टैक्स, दैट इज टैक्स ऑन सर्विस, वाज ऑलवेज लेविड बाय सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कोई भी पोर्शन नहीं मिलता था। सिमिलरली सेंट्रल एक्साइज, मैन्युफैक्चर पे जो टैक्स लगती थी वो सेंट्रल लगाता था, पूरी की पूरी रेवेन्यू सेंट्रल के पास जाती थी। स्टेट सेल्स टैक्स या वैट लगाता था, पूरी की पूरी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास आती थी और सेंट्रल के पास नहीं जाती थी। फ्रेंड्स प्लीज अप्रिशिएट व्हाट हैपेंड वाज, स्टेट वाज नॉट हैविंग अ रेवेन्यू ऑन सर्विसेज ऑल टुगेदर एंड सेंट्रल वाज नॉट हैविंग अ रेवेन्यू ऑन दी सेल प्रोसेस और ट्रेडिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग में उनके पास आ गया पर ट्रेडिंग में नहीं आया। सो अब जीएसटी अगर इस कंडीशन में लाए तो फिट नहीं बैठ रहा था। सो दे हैव अल्टीमेटली, हिंदी भाषा में बात करें, सो अल्टीमेटली व्हाट दे डिड, वो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में स्ट्रेट अवे सेंट्रल को पावर दे दिया कि आप गुड्स में भी, ट्रेडिंग में भी जीएसटी लगा लो, आप टैक्स लगा लो, एंड स्टेट को भी पावर दे दिया कि आप सर्विसेज में भी जीएसटी लगा लो। सो वेलकम, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी वेलकम, राइट? सो बेसिक कंसेप्ट है कि आर्टिकल 265 बात करता है कि दो सेंट्रल एंड स्टेट, दो जन टैक्स लगाएंगे, एंड अब जीएसटी इसमें कैसे फिट होता है, वी विल सी। Okay, so now comes Article 366. Article 366 define करता है क्या? Clause 12A, goods and service tax. Goods and service tax means any tax, कोई भी tax, any tax on supply of goods or service or both, except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption. So सर ये आर्टिकल का रीडिंग कर रहा हूँ, ये एक्ट का रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है तो फिर राज्यसभा लोकसभा में पास कराइए, राइट? इसमें क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी मतलब टैक्स ऑन सप्लाई, अपने डिस्कसिंग व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, दोनों में भी, एक्सेप्ट एक्सप्लिसिटली किसको हटाया है? Alcoholic liquor for human consumption. Please take a note, alcoholic liquor is also consumed in factories. I don't know what percentage, but as per my knowledge, hand sanitizer में भी alcohol है, so that is for industrial purposes. So alcoholic liquor for human consumption is explicitly out of the ambit of GST because ये constitution में बात कर दिया गया है। यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं है, विल डिस्कस पेट्रोलियम कहाँ बाहर है। यहाँ पर पेट्रोलियम और वो जो 5 प्रोडक्ट है डीजल वीजल, उसमें जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा इसके बारे में इसमें जिक्र नहीं किया है। इसमें ये बोल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन लिकर, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ,
What I would appreciate that to all the attendees कि ये जो कोर्स है ये लंबा चलेगा तो उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं. मटेरियल्स मैं बना रहा हूँ, आई विल कीप ऑन शेयरिंग विथ यू. क्वेरीज हम पूछते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे. बट जो भी मैं बता रहा हूँ, आपके पास प्रेजेंटेशन ऑलरेडी होगा, बट जो भी मैं बता रहा हूँ, हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और स्क्रिबलिंग. आप सुन रहे हैं परफेक्ट है सर, पर एक पेन और नोटपैड जरूर लेके बैठे, कुछ ना कुछ लिखते रहे, आप ही को हेल्प करेगा ये. राइट. Next is very, very important definition, that is service. What is the implication? We will discuss on the later part. But service means anything other than goods. जो goods नहीं है वो service है. We'll discuss, right? And article 366 में 26B clause क्या बोल रहा है कि wherever there is a word called state, वो respective articles बता रहा है हिंदी भाषा में, जहां भी वो state यूज कर रहा है, that will also include union territories. Friends, हमारे इंडिया में काफी सारे union territories भी है, with legislature, without legislature, right? So they are saying 29 states तो है ही, पर जहां भी इस आर्टिकल्स में मैं अगर states का बात कर रहा हूं, it is deemed कि मैं union territory के बारे में भी बात कर रहा हूं. Why? Because हमारे यहाँ CGST Act है, IGST Act है, Compensation Act है, UTGST Act है, Jammu and Kashmir Act है. तो we'll discuss. Okay. So power of union and state to make laws. अब लॉ बनाने का पावर किस किस के पास है? यूनियन के पास भी है एंड स्टेट के पास भी है. सो इसमें क्या बोल रहा है कि CGST SGST कॉमन. तो अब कौन सा लॉ कौन बनाएगा? तो क्या लिखा हुआ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स the legislative powers including the taxation between the parliament, that is central parliament of India, and the state government, state legislation. क्या बता रहा है? शेड्यूल 7 सब्जेक्ट मैटर है जिसको उन्होंने डिवाइड किया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. व्हाट आर दिस लिस्ट? सो लिस्ट 1 is यूनियन लिस्ट, जो बात करता है enabling subjects on which only the parliament has the exclusive power to make laws. So if you see list 1, that is union list, उसमें आपको वही सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलेगी. प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सोचना चालू कर सकते हैं, विल डिस्कस. सो कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट, कुछ एक ऐसा सर्विस जहां पर सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा वही होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा वो नहीं होगा. राइट. State list enabling subjects on which only the state legislatures are competent to make laws. It means जहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की ही चलेगी. थर्ड, enabling the subjects on which both central and state लॉ बनाएंगे. तो थर्ड लिस्ट में वो आइटम्स आएंगे जहां दोनों जन बनाएंगे. राइट. लेट्स डिस्कस. ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट 2 आर्टिकल अपने बात करेंगे यही मूल है, यही मेन इंपॉर्टेंट है. राइट. तो लेट्स फोकस है. 246 ए क्या बोलता है? सो 246 ए कैपिटल ए गॉट इंसर्टेड इन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और वो देता है पावर, पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर. हमने आगे पढ़ा कि कौन सा गवर्नमेंट किसके लिए पावर है, टैक्स का. राइट. अब क्या बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू GST where supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade or commerce. सर प्लीज समझते हैं. अच्छा, इसको पढ़ लेते फिर आगे तीनों को कनेक्ट करता हूं. पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू अबव, पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू अबव, every state will have power to make laws with regard to GST imposed by union or state. And third, बात कर रहा है पेट्रोलियम, क्रूड, HSG, नेचुरल गैस एंड एविएशन में GST तब लगेगा जब GST काउंसिल रिकमेंड करेगी. सो तीनों को कनेक्ट करते हैं. पहले पॉइंट 2 को उठाते हैं. पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं बंगाल से माल बंगाल में बेचा हूं, अभी मान लीजिए मेरे बोलने से कि CGST एंड SGST लगेगा. क्यों लगेगा? विल डिस्कस.
अभी अगर मैं बंगाल का माल बंगाल में बेच रहा हूं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। क्योंकि बंगाल में बिक्री हो रहा है, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, द स्टेट हैव द पावर टू मेक द लॉ, राइट, सब्जेक्ट टू अबव, दैट इज पार्लियामेंट क्या बोलता है, जहां दो स्टेट इन्वॉल्व है, दैट इज इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, तो जहां दो स्टेट इन्वॉल्व है वहां पर कोई, लेट्स से बंगाल से माल महाराष्ट्र जा रहा है, तो बंगाल वाला बोलेगा भाई मैं माल बेच रहा हूं ना, तो मेरी रूल्स या मेरी नियम चलेगी। महाराष्ट्र वाला बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं माल रिसीव कर रहा हूं, इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, आई विल डिसाइड द रूल्स। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन और क्वारल, इन द लॉ, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इट इज सेड कि जहां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाएगा वहां पर सेंट्रल विल मेक द लॉ, नाइदर ऑफ अ स्टेट हैव द पावर टू मेक अ लॉ। सो जब अपने बंगाल से लेके महाराष्ट्र माल बिक्री कर रहे हैं या भिजवा रहे हैं, वी लेवी, मान लीजिए एक बार, आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी वी लेवी आईजीएसटी, तो इसलिए जो आईजीएसटी का कोई भी नियम है वो सेंट्रल बनाएगा, और बंगाल से बंगाल अगर माल बेच दे रहे हैं तो अब वो स्टेट बनाएगा। अब क्या बोल रहा है सर, पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन पे जीएसटी लग सकता है। कब लगेगा सर, उस दिन जिस दिन जीएसटी काउंसिल में रिकमेंडेशन पास हो जाएगा, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन हम इन पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। अब सर इस पे रिकमेंडेशन आएगा तो कैसे आएगा, कितने स्टेट हाँ करेंगे तो आएगा, विल डिस्कस। नाउ इसमें एक चीज और बोला गया जो इंपॉर्टेंट है, 254 आर्टिकल जो हमेशा से था वो बोला, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द स्टेट। अगर सेंट्रल ने कोई लॉ बना दिया और स्टेट के पास कोई लॉ है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सो इफ एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट is repugnant to any provision of the law made by the parliament or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, the law made by the central parliament will always overrule, will always overrule, right? तो ये भी आर्टिकल में लिखा हुआ है सर। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी होती है पर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, राइट? इसको आप एक्ट के थ्रू, मतलब एक्ट में होता तो अमेंडमेंट हो जाता या चेंजेस ले आते, नोटिफिकेशन ले आते, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें चेंज कराना है लोकसभा राज्यसभा जाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 269A, अगेन अ न्यू आर्टिकल गॉट इंसर्टेड। ये आर्टिकल क्या कर रहा है सर, प्लीज समझो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें बोली हुई है जो जीएसटी एक्ट में नहीं है। क्यों, मतलब हम जीएसटी एक्ट स्टार्ट करेंगे, सप्लाई से खत्म कर देंगे लिटिगेशन में, हम क्यों नहीं सोचेंगे कि भैया सीजीएसटी एसजीएसटी जो लगा रहे हो आप क्यों लगा रहे हो, आईजीएसटी क्यों लगा रहे हो, ये ममता दीदी जो बंगाल में वो क्यों बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं डिसाइड कर रही है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स चीजें सोचना चालू करेंगे ना, तब ये थॉट प्रोसेस हमें बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसलिए आई हैव केप्ट वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी लिमिटेड स्लाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? तो आर्टिकल 269A ये क्या बात करता है, GST on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the central government. So जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल बेचोगे वो लेवी भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। फ्रेंड्स, कल है अपना लेवी एंड कलेक्शन, वी विल डिस्कस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन, राइट? सो लेवी का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कलेक्शन का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जीएस, अब समझते हैं रेवेन्यू जाती कैसे है, जो रेवेन्यू जीएसटी गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करता है वो मूव कैसे होती है गवर्नमेंट के हाथ में। जीएसटी अपॉर्शन्ड बिटवीन यूनियन, दैट इज सेंट्रल, एंड स्टेट्स एज पर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट based on GST's council recommendation, amount apportioned to state not to form part of the consolidated fund। सर समझिए, मैंने आपको एक माल बेचा बंगाल के अंदर ही लेट्स से, और मैंने लगाया सीजीएसटी एसजीएसटी, 100 रुपया प्लस 18 रुपया, दैट इज 100 रुपया, 9 रुपया सीजीएसटी, 9 रुपया एसजीएसटी, आपने मुझे पेमेंट कर दिया 118 रुपया।
मैंने लिया 18 रुपया, मैंने गवर्नमेंट को अपने रिटर्न 3B में जमा कर दिया। सर जो CGST का पोर्शन है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं हम लोग इसको, और जो स्टेट गवर्नमेंट का फंड पोर्शन है SGST, ये कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनेगा। ये स्ट्रेट अवे हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, उस स्टेट के गवर्नमेंट को चला जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, स्टेट portion goes to state government, central portion goes to consolidated fund, अल्टीमेटली कंसोलिडेट फंड का भी 52% सारे स्टेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो बजटिंग होती है इंडायरेक्ट टैक्स की, उसका फंड का मैं सबसे समझा रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि SGST पोर्शन गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, CGST पोर्शन गोज टू सेंट्रल एंड forming part of consolidated fund, and from the consolidated fund also a very majority of the portion comes back to the state government in a defined proportion. So supply of goods or service or both in the course of import. Okay, मैंने माल इंपोर्ट किया, अभी ये तो प्रैक्टिकल समझते नहीं पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने माल इंपोर्ट किया और मुझे बोला IGST का पेमेंट करो, मैंने IGST की पेमेंट कर दी। मैंने अभिषेक से भी माल खरीदा, अभिषेक ने GST-1 भी भरा और आपके 2A में भी आ गया। तो आपने माल 2 जगह से परचेज किया, एक इंडिया से अभिषेक अग्रवाल से किया, अभिषेक अग्रवाल ने GST-1 भर दिया, आपके GST-R 2A में दिख रहा है। सेकंड, आपने माल US से इंपोर्ट किया। सर आपने माल जो US से इंपोर्ट किया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद आपको बोला गया सर ये पेमेंट है, कर दीजिए IGST का, आपने पेमेंट भी कर दिया। आपके 2A में क्या कभी भी वो ट्रांजैक्शन दिखता है? आपके 2A में अभिषेक ने जो माल बेचा वो ट्रांजैक्शन दिख रहा है। एंड सर आर्टिकल एंड GST एक्ट इज डिफरेंट। सर वी विल डिस्कस द क्वेरी। ओके, व्हाट इज GST 2A? सर मैं एक बार चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, फ्लो टूट जाएगी, एंड आई विल इंश्योर अपने 8 बजे जब खोले तो वी विल टेक ऑल द क्वेरीज, राइट? ओके सर, GST 2A क्या है? तो हम जब रिटर्न भरते हैं तो मैं GST-1 भरता हूं। जो भी मैं GST-1 भरता हूं, लेट्स से मैंने भरा कि मैं मिस्टर विनीत को माल बेचा 10 करोड़ रुपए की, और विनीत का GST नंबर मैंने डाल दिया। सो विनीत के GST-R 2A एक पोर्टल में एक जगह है जहां पर ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा कि किसने किसने उसको माल बेचा। तो गवर्नमेंट क्रेडिट देने के पहले उससे कंपेयर करेगी। लेट्स से अभिषेक ने माल बेचा, तो अभिषेक अपना GST-1 में विनीत का नाम एंड GST नंबर डाल दिया। सो क्योंकि अभिषेक ने विनीत का GST नंबर डाला, तो विनीत के पोर्टल में GST 2 एक डब्बा है, एक फॉर्म है समझ लीजिए, जिसमें डिटेल्स आता है कि किसने किसने उसको माल बेचा। अपने आप उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। सो अभिषेक ने जो माल दिया वो आ जाएगा, बट अभिषेक ने जब 1 लाख का माल बेचा था, 18,000 रुपया GST चार्ज किया था, तो 18,000 उसने अभिषेक को पेमेंट किया, उस पर उसको दिख जाएगा कि अभिषेक ने GST-1 भर भी दिया, 2A में मुझे दिख भी गया। बट नाउ व्हेन विनीत अगेन इज इंपोर्टिंग सम गुड्स फ्रॉम US, उसने वहां भी 18,000 रुपया पेमेंट किया GST बोल के, बट उसके 2A में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो इंपोर्ट में GST लेवी होता है, ये लेवी करता है कस्टम्स। जो इंपोर्ट में GST लेवी होता है वो लेवी करता है कस्टम्स, और जो अब आप इंडिया में माल खरीदते हो वो लेवी करता है GST एक्ट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया शैल बी कंसिडर्ड इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप माल इंपोर्ट करते हो तो मैं IGST लगाऊंगा, एंड ऑफ डिस्कशन। आप अगर बंगाल से माल बंगाल में खरीद रहे हो, आप भी बंगाल में, मैं बंगाल में, अभिषेक ने माल बेचा, GST लगाया। आप बंगाल में आपने माल इंपोर्ट किया, यहाँ पर बंगाल में खिदेपुर पोर्ट है, आपने खिदेपुर पोर्ट से माल इंपोर्ट किया, बट क्योंकि वो माल US से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि दैट विल बी एन IGST टैक्स टू बी पेड। तो इट्स डिसाइडेड। Parliament will formulate the principles of determining the place of supply. Friends, आपके पास प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट लाइन में जो मैंने डेज बांटे हैं उसमें एक डे लिखा हुआ है POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। CGST एक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, IGST एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई है। प्लीज अप्रिशिएट फ्रेंड्स, देयर इज अ रीजन कि वाई
place of supply is not in the CGST Act but in the IGST Act, right? So IGST Act में होने के कारण पूरी की पूरी कंट्रोल सेंट्रल के पास है, and central will formulate, it's written in the constitution, central will formulate the principles for determining the value of supply and when supply of goods or service or both is said to have been taken place. अगर आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई की जो भी प्रोविजन है उसकी फॉर्मुलेशन डिटर्मिनेशन कोई भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा. तो वी हैव अ सेपरेट क्लास ओनली ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, अब नाउ वी कैन मूव फास्ट. इफ आईजीएसटी इज यूज्ड टू, अच्छा क्या होता है सर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सीजीएसटी पोर्शन कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, एसजीएसटी पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. अब जनरल समझे एक बार, हमारे पास सीजीएसटी का पेमेंट है, वी पे टैक्सेस इन थ्री कॉलम्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. सो ये क्या है अपने समझेंगे, बट इसमें क्या बोल रहा है कि सेंट्रल सीजीएसटी पूरा कंसोलिडेट में जाएगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, जो आईजीएसटी का पोर्शन है, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%. सो आईजीएसटी का जो 18% है वो भी डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में. सो जो आईजीएसटी का पोर्शन है उसमें भी सी पोर्शन विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड, एस पोर्शन विल गो टू द स्टेट फंड, राइट. और अब इसमें बोल रहा है कि अगर आप सेट ऑफ करते हो तो यू कैन यूज द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी. वी विल कनेक्ट, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग the pointers important in the constitution. Whenever we are connecting the respective chapter, I will strictly connect with the constitution again. So आपका जो IGST का पोर्शन है जो यूज हो रहा है SGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, गवर्नमेंट बोलता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा. उल्टा करते हैं, जो SGST का पोर्शन है वो IGST को अगर पे ऑफ करने में यूज हो रहा है तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा. सी और एस सेट ऑफ हो नहीं सकता. सो आर्टिकल 270 टॉक बात करती है पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमॉन्ग द स्टेट. सो दिस इज गुड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी डिस्कस द कंपेंसेशन सेस. सो वी विल डेफिनेटली कनेक्ट दैट. ओके सर, अब एकदम नॉर्मल हिंदी भाषा. हम सोचते हैं कि अभी तक इतनी सारी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो गई है. यस, इनकम टैक्स में तो बजट साल में एक बार होता था, यहाँ तो हर 2 महीने में बोलते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग आ रही है. तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है क्या, कौन बैठते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, ये सब कुछ क्या डिसाइड कर सकते हैं? तो सर मैं अगर समझाऊं तो अगर बजट के लेवल का ही ये मीटिंग होती है. सो वॉट एवर दे रिकमेंड इज बाइबल, राइट. सो जीएसटी काउंसिल ये क्या हुआ, ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे एक साथ, एंड जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है अभी मैडम निर्मला जी है, सो दे सिट टुगेदर एंड दिस सिटिंग एंड काउंसिल इज फॉर्म्ड कॉल्ड जीएसटी काउंसिल. व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव? देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रिकमेंड, दे ऑलवेज रिकमेंड कि ये चेंजेस लाओ, ये इशू है इसको ठीक करो, ये गलत है इसको ठीक करो. तो दे ओनली रिकमेंड द रेट चेंज, द एक्स चेंज, वाई चेंज, विल डिस्कस. सो फटाक से चेक करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या क्या है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल. यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एवरी स्टेट इज मेंबर्स, और द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस अगेन आर मेंबर्स. एंड जो मेंबर्स है उसमें से एक आदमी वो लोग खुद वोटिंग करते हैं, दैट बिकम द वाइस चेयरपर्सन. दैट्स इट. सो हु इज द what recommendation can they make? वो क्या डिसीजन ले सकते हैं, वो क्या जजमेंट लेना चालू कर देंगे? Can they issue judgment or judiciary powers? No. They have restriction what they can do. वो टैक्सेस के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सा टैक्स जीएसटी सब्स्यूम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग कॉल्ड coal cess on coal, which was not subsumed under GST. So I suppose the name was clean energy cess in the previous regime, or GST में there is a compensation cess.
सर वहां भी 400 रुपया पर मेट्रिक टन था, यहां भी 400 रुपया पर मेट्रिक टन है, बट कंपेंसेशन सेस ने क्लीन एनर्जी सेस को सब्स्यूम नहीं किया। तो दिस इज अ पावर टू रिकमेंड ओनली टू द जीएसटी काउंसिल। फिर क्या है, द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्टेड। कौन कौन सी गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट हो सकती है? सर यहाँ खाली एक थॉट दे रहा हूँ, डिसीजन बाद में लेंगे। अभी हवा होकर रखा है कि पीपी प्रोडक्ट्स, मास्क, सैनिटाइजर को एग्जेम्प्ट कर दीजिए। तो मैं समझा रहा हूँ ये एग्जेम्प्ट कर दीजिए, ये रिकमेंड अगर काउंसिल करेगी तो सोचा जाएगा कि करना है या नहीं करना है, पर रिकमेंडेशन हैव टू बी फ्रॉम देयर, राइट? एंड विल डिस्कस ये कि एग्जेम्प्ट होता है तो अच्छा है या नहीं अच्छा है, विल डिस्कस। सर एग्जेम्पशन का पूरा एक सेशन है कल, राइट? नेक्स्ट इज मॉडल जीएसटी लॉ इज नॉट लॉ, लेट्स लीव दिस पॉइंट। टर्नओवर लिमिट, सर जब रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो पहले लिमिट्स कहीं जगह 10 लाख था, कहीं जगह 20 लाख है था, अब कहीं जगह 10 को 20 कर दिया, कहीं जगह 20 को 40 लाख कर दिया। दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट। इसके ऊपर क्रॉस हो गया तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा मैंडेटरली। तो जो लिमिट है ये भी डिसाइड जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। एंड द रेट्स, दैट इज द फ्लोर रेट्स, कि इसके नीचे जा नहीं सकते, इसके ऊपर जा नहीं सकते। फ्लोर रेट्स आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, राइट? अगर कोई स्पेशल रेट चाहिए कोई स्पेशल पीरियड में, जैसे कोविड-19 चल रहा है लेट्स से, और मैं बोलता हूँ कि सर हमारी इंडस्ट्री मर जाएगी, आप 18% से 5% कर दो, दिस कैन बी ओनली रिकमेंड बाय द काउंसिल। स्पेशल प्रोविजन, अच्छा सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं रजिस्ट्रेशन में आपसे बात करूंगा। स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट्स, यहाँ उन्होंने स्टेट बता दिया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल एंड उत्तराखंड। सर प्लीज समझो, यहां पर उन्होंने एक सेट ऑफ स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया एज अ स्पेशल स्टेट्स, बट एक्ट में उसमें मॉडिफिकेशन एंड ऑल्टरेशन है। तो वी विल डिस्कस कि एक्ट में समय समय पर अमेंडमेंट आने के कारण आज के दिन में लॉ में क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हुआ सर, बट एक्ट में रेगुलर चेंज हो रहे हैं, राइट? वी विल डिस्कस एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज जीएसटी काउंसिल में डिसाइड। सो सर ये हो गया जीएसटी काउंसिल में। दो टॉपिक और है, दो पॉइंट्स की और है कि वो रिकमेंड करेगा तेल पे, पेट्रोल पे टैक्स कब लगना है। जिस दिन वो रिकमेंड कर देगा वो लग जाएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। सर स्टेट गवर्नमेंट जानता है कि भैया तेल पे आज जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ह्यूज है, वो हम नहीं चाहते कि फॉरगो हो जाए, राइट? तो अब जीएसटी काउंसिल को क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उस दिन से मैं तेल पे जीएसटी लगाऊंगा। सर अब मुद्दा ये है कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कब करेगा और कैसे कर सकता है। तो जीएसटी काउंसिल, सब पढ़े इसको, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड तभी करेगा जब कोई भी डिसीजन पे 3/4 वेटेड वोट आए, सारे मेंबर्स जो प्रेजेंट हो। 3/4 मतलब 75% वोट अगर यस हो तो आपका माना जाएगा कि इट इज रिकमेंडेड। एंड 75% जो कैलकुलेट करे 3/4, उसमें भी 1/3 ही रहेगा सिर्फ सेंट्रल का, तो दैट इज 2/3 स्टेट का रहेगा। तो ऐसा आप समझो 2/3 ऑफ 75, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट अगर एग्री करती है तो ही कोई चीज रिकमेंड कर सकते हैं आप जीएसटी काउंसिल में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन विच वी आर सर्वाइविंग। सारे स्टेट के मिनिस्टर जा रहे हैं, अगर 50% के बेसी लोग हाँ नहीं करते हैं तो जीएसटी काउंसिल कोई एक चीज भी रिकमेंड नहीं कर सकती, राइट सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड पॉइंट, जीएसटी काउंसिल शैल बी गाइडेड बाय द नीड ऑफ द HSN of GST and a developing HSN market. So, sir, HSN is a unique code which India also follows with rest of the majority of the world. And let's say कपड़ा का HSN होगा 63 चैप्टर है, तो अगर मैं जाऊं अप्रैल में 6304, मैं जाऊं अगर हाफ स्लीव टी शर्ट में तो फॉर एग्जांपल 630407, अगर मैं जाऊं हाफ स्लीव कॉलर टी शर्ट पे तो 8 डिजिट, मैक्सिमम इज 8 डिजिट। तो इफ यू analyze the digits of the HSN, you will by the 8 digit you will understand कौन सा प्रोडक्ट है और क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो HSN का ये जादू है सर। ओके सर, जहां जहां पहले कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड था सेल और परचेज, सेल और परचेज, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया एंड डाल दिया वर्ड सप्लाई। तो अब
पहले था जहां सेल हुआ या परचेज हुआ तो टैक्स लगेगा, हट गया सर। जहां सप्लाई होगा वहां टैक्स लगेगा। व्हाट इज सप्लाई विल डिस्कस टुडे इटसेल्फ, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अमेंडमेंट ला दिया।